आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी का टॉपिक दैट इज होम्योस्टैसिस। नाउ होम्योस्टैसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज होम्योस्टैसिस विद द डेफिनेशन। ओके, तो होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टैसिस ऐसी प्रोसेसेस को बोला गया है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे तुम्हारा बॉडी का जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। अब आप सबको पता होगा कि हम किंगडम एनिमलिया के अंदर मैमल से बिलोंग करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा देयर आर सम वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलोथर्म्स। तो हम वार्म ब्लडेड होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ इफ यू रिमेंबर दैट कि हाँ, वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी टेम्परेचर में चले जाओ। फॉर एग्जांपल यू गो टू अ कोल्ड टेम्परेचर और यू गो टू अ वेरी हॉट डेजर्ट, तो जो भी बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता है। इफ़ यू आर इन अ वेरी हॉट डेजर्ट वेयर द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, तो भले ही बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी 50 डिग्री सेल्सियस, इट इज गोइंग टू बी 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर कि जो भी बाहर का टेम्परेचर है उसके साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यू नो दैट देयर आर डिफरेंट एनिमल्स जो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनके अंदर ऐसा कोई टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है। अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उनका बॉडी भी 50 पे चला जाएगा, अगर बाहर 30 डिग्री सेल्सियस है उनका बॉडी भी 30 पे चला जाएगा। सो हमारे अंदर रेगुलेशन होता है टेम्परेचर का। सो दिस इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। नाउ दिस थर्मो रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैटिक प्रोसेस। तो होम्योस्टैसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहली बार ये टर्म होम्योस्टैसिस के बारे में किसने बोला था? होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट किसने लाया? So the concept of homeostasis was given by a French physiologist whose name was Claude Bernard. So he gave a French term which is called as milieu interior. तो milieu interior का मतलब होता है इंग्लिश में कि internal environment of the body. So he was the first physiologist to come up with this whole concept of homeostasis and that there is an importance about the internal environment of the body. अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया होम्योस्टैसिस का, और भी एग्जाम्पल होता है जैसे ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी, कि हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसका एक ऑस्मोलैरिटी होता है और वो कांस्टेंट होता है। तो अगर होम्योस्टैसिस बराबर से ना हो, अगर प्रोसेस में कोई डिविएशन आ गया या प्रोसेस अब नॉर्मल हो गई तो क्या होगा? तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बॉडी में कोई डिसफंक्शन होगा। सो इफ देयर इज एनी डिविएशन, देयर इज एनी एबनॉर्मल डिविएशन फ्रॉम द होम्योस्टैटिक प्रोसेस, इट लीड्स टू बॉडी डिसफंक्शंस। So I think homeostasis is clear, it is very simple. Okay, अब हम जाते हैं कि ये homeostasis होता कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन करवाने के लिए इट इज अचीव्ड थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि होम्योस्टैटिक प्रोसेस जो भी होम्योस्टैसिस है उसको अचीव करने के लिए देयर इज अ मैकेनिज्म एंड इट इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। Now we will just see a summary of how homeostasis is happening. We will see this flow chart जिससे एक आइडिया मिलेगा कि how these mechanisms are operating. So first of all there would be a stimulus, there would be a stress, जिससे क्या होने वाला है कि तुम्हारे बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। डिस्टर्बेंस जिस मोमेंट पे क्रिएट हुआ तभी ही हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं। तो उसमें चेंज आने वाला है, जैसे ही चेंज आएगा फीडबैक मैकेनिज्म इज गोइंग टू सेंस दैट चेंज, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट। हम आगे देखने वाले हैं कि ये जो मैकेनिज्म होते हैं इसमें ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिटेक्टर या सेंसर जो सेंस करेगा चेंज को, फिर एक होगा कंट्रोल सेंटर जो इस पूरे इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सिग्नल जनरेट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही डिस्टर्बेंस आया वेरिएबल में चेंज होने वाला है, जैसे ही वेरिएबल में चेंज आएगा फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, सारा प्रोसीजर होगा एंड देन फाइनली एक रिस्पॉन्स आएगा, एक इफेक्ट आएगा और इस इफेक्ट से होम्योस्टैसिस विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। जो भी तुम्हारा बॉडी फंक्शंस था वो नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर यहाँ पर देयर इज अ फेलियर देन व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी अ डिसफंक्शन। सो आई थिंक द मैकेनिज्म इज क्लियर नाउ। अब कि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसके टाइप्स क्या है? तो मेनली जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये दो टाइप का होता है। वन इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द अदर वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द मोस्ट यूजुअल मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है होम्योस्टैसिस अचीव करने के लिए. दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Now what actually happens in negative feedback mechanism? So you have to remember that it is always working in the opposite direction. कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर. तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, वो कुछ ऐसे प्रोसेस ट्रिगर करने वाला है जिससे वो टेम्परेचर बढ़ जाए. सिमिलरली जब हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा है बॉडी टेम्परेचर, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, वो कुछ ऐसे प्रोसेसेस को ट्रिगर करने वाला है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और वो वापस से नॉर्मल आ जाए. तो यही लिखा है यहाँ पर कि व्हेन द वेरिएबल इज रेज्ड अबव द सेट पॉइंट. जो सेट पॉइंट इज दैट ओरिजिनल वैल्यू, इज दैट कांस्टेंट वैल्यू जो हमको अचीव करनी है, जो हमको मेंटेन करनी है. देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल ट्रिगर अ प्रोसेस व्हिच विल इनहिबिट द फॉर्मेशन. तो ये बढ़ गया था तो उसका फॉर्मेशन इनहिबिट हुआ, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए. अब जब वेरिएबल कम हो चुका है देन इट विल विड्रॉ द इनहिबिशन ताकि इसका प्रोडक्शन हो सके. तो सिंपली यही होने वाला है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. कोई चीज़ बढ़ गई है तो ये मैकेनिज्म उसको कम करेगा और उसको ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएगा, या कोई चीज़ कम हो गई है तो ये मैकेनिज्म उसको इंक्रीज करेगा और ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. हाउ डज इट वर्क? ओके, तो सबसे पहले इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द सेंसर, द अदर इज द कंट्रोल सेंटर एंड द थर्ड इज द इफेक्टर. व्हाट इज अ सेंसर? सो देयर हैज टू बी समथिंग इन योर बॉडी जो डिटेक्ट करने वाला ये चेंज, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ रहा है, या ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है. देयर हैज टू बी समथिंग. तो वो चीज़ जो इस चेंज को डिटेक्ट करती है, सेंस करती है, उसको बोलते हो तुम सेंसर. इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वेरिएबल के चेंज को डिटेक्ट करने वाला है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके वो उसको पास ऑन करने वाला है. अब ये इंफॉर्मेशन जहाँ पर जाने वाला है, मेन सेंटर जहाँ पर ये पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा एंड एक सिग्नल जनरेट किया जाएगा ताकि इसको तुम रेक्टिफाई कर सको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. दैट इज द कंट्रोल सेंटर. मेनली कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन द CNS, दैट इज योर ब्रेन. ओके, सो ये CNS को सारे सिग्नल्स मिलेंगे फ्रॉम द सेंसर और फाइनली ये कमांड सिग्नल जनरेट करेगा. ये उस पूरे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा एंड एक कमांड सिग्नल जनरेट करेगा. फाइनली ये कमांड सिग्नल चला जाएगा कोई एक ऑर्गन में जिसमें चेंज आने वाला है, दैट इज द इफेक्टर ऑर्गन. इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज अ वेरिएबल जो चेंज हो सकता है. अब हमारा ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए सेंसर्स कुछ प्रेजेंट है जैसे कि बैरोरिसेप्टर्स. उसका कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होगा मेडुला में और उसके इफेक्टर ऑर्गन कौन से होंगे? ब्लड वेसल्स. अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी का जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, जो भी वाटर कंटेंट है उसका एक नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए. तो अभी हमारे बॉडी का जो भी वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल है, कोई डिविएशन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली रहने वाला है. इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे बॉडी का वाटर कंटेंट डिक्रीज हो गया तब क्या होगा? याद रखो नेगेटिव फीडबैक मतलब नेगेटिव, अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज हुआ है तो मैकेनिज्म आएगा और उसको इंक्रीज करने वाला है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो डिक्रीज वाटर कंटेंट तो क्या होने वाला है? तुम्हें प्यास ज़्यादा लगेगी, यू आर गोइंग टू फील थर्स्टी, यू विल इंक्रीज योर वाटर इनटेक, तुम ज़्यादा पानी पियोगे. अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि वाटर कंटेंट फिर तुम्हारे बॉडी का बढ़ेगा. इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म ये तो काफ़ी सिंपल था, सबके साथ होता है. प्यास जब बॉडी का वाटर कंटेंट कम होता है, प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं. नेक्स्ट इज द स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस. Now hypothalamus is a part present in your brain. उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, that is called as osmoreceptor. Okay, तो ये सारे डिटेल्स में अभी नहीं जाना है. You have different chapters जिसमें सब सिखाएंगे. अभी के लिए just remember कि there are some receptors called as osmoreceptors in the hypothalamus. जैसे ही तुम्हारे बॉडी का वाटर कंटेंट कम हुआ तो ये ऑस्मोरिसेप्टर स्टिम्युलेट होंगे एंड इससे क्या हो जाएगा? अगेन तुम्हारा जो किडनी है इट विल रिटेन वाटर. यू नो दैट किडनी हैज द रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. तो किडनी क्या करेगा? वाटर लॉस को कम करेगा. तो यहाँ पर तुमने वाटर ज़्यादा इनटेक किया है और वाटर लॉस तुम्हारे बॉडी से कम हो गया तो अल्टीमेटली जो भी वाटर कंटेंट है वो बढ़ेगा और नॉर्मल हो जाएगा. तो जैसा ये वाला पार्ट था एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा ये पार्ट. ओके, वेरी इजी.
तो अब जो भी तुम्हारे बॉडी का वाटर लेवल था इट इज इंक्रीज। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो अब क्या होना है, उसको डिक्रीज करना है। तो यू विल फील नो थर्स्ट, तो थर्स्ट नहीं है तो वाटर इनटेक कम हो गया। एंड देन जो स्टिमुलेशन है वो स्टिमुलेशन भी जाएगा। जब स्टिमुलेशन भी जाएगा तो किडनी विल पास आउट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, तो वाटर रिटेंशन भी होगा। एंड फाइनली दोनों का प्रोडक्ट क्या होने वाला, दोनों को मिला के जो इफेक्ट होने वाला दैट इज वाटर विल डिक्रीज एंड देन अगेन come to the normal value. So this was an example of negative feedback mechanism. So another example of negative feedback mechanism is the level of thyroxine hormone. So thyroxine is the hormone secreted by thyroid gland. So thyroid hormone जो होता है, thyroxine hormone जो होता है, it is under the regulation of thyroid stimulating hormone. So thyroxine is the hormone secreted by thyroid gland, and thyroid stimulating hormone is another hormone which is secreted by the anterior pituitary gland. So when the thyroxine hormone is at normal level, no deviation, then it will stay at normal level. अब थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा होगा तो हमको नॉर्मल पे लाने के लिए उसको कम करना है, अगर वो कम हो जाएगा तो नॉर्मल पे लाने के लिए ज़्यादा करना है. That's how negative feedback is working. So when the thyroxine hormone increases, तो क्या हो जाएगा, TSH इनहिबिट होगा. TSH का काम होता है थायरॉक्सिन को इंक्रीज करना, थायरॉक्सिन को स्टिम्युलेट करना. तो जब थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि थायरॉक्सिन कम हो जाए, तो कम हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, TSH इनहिबिट होगा. फाइनली देयर वुड बी डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन. अब क्या हो रहा है कि थायरॉक्सिन अगर कम हो रहा है, थायरॉक्सिन इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, देन व्हाट विल वी डू, वी विल स्टिम्युलेट. द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज गोइंग टू स्टिम्युलेट TSH सिक्रीशन. TSH ज़्यादा तो थायरॉक्सिन ज़्यादा, तो सिंपली TSH जो है वो स्टिम्युलेट करता है थायरॉक्सिन को. तो जब TSH ज़्यादा होता है थायरॉक्सिन ज़्यादा होता है, जब TSH कम होता है तो थायरॉक्सिन कम होता है. तो फर्स्ट केस ये था कि हमारा जो थायरॉक्सिन है वो ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, तो नेगेटिव फीडबैक ने TSH को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली थायरॉक्सिन भी कम हो गया. सिमिलरली जब थायरॉक्सिन कम था तो TSH को स्टिमुलेट मिला, TSH इंक्रीज हुआ, फाइनली थायरॉक्सिन इंक्रीज हुआ. So this was all about examples of negative feedback mechanism. इसी के साथ negative feedback mechanism has been completed. अब आते हैं हम second mechanism of homeostasis का, that is the positive feedback mechanism. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर आपको समझा है तो पॉजिटिव फीडबैक पे जाते हैं. तो पॉजिटिव फीडबैक में एग्जैक्टली होता क्या है, तो कोई भी एक वेरिएबल है वो इंक्रीज हुआ है, तो नेगेटिव में क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस आता है जिससे वो वेरिएबल कम होता है. यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. रिमेंबर द वर्ड पॉजिटिव, ठीक है. तो कोई चीज़ इंक्रीज हुई है, ये मैकेनिज्म उसको और इंक्रीज करवाने वाला है. दैट इज इन दिस सिस्टम, इंक्रीज इन द वेरिएबल ट्रिगर्स अ प्रोसेस दैट फर्दर इंक्रीजेस द वेरिएबल. इसीलिए इसको विशियस साइकिल सिस्टम भी बोलते हैं. ये होता रहता है, ये टर्मिनेट सिर्फ तभी होगा जब तुमने उस स्टिम्युलस को विड्रॉ किया है या तो प्रोसेस खुद से क्या है, सेल्फ टर्मिनेटेड. तो कोई चीज़ बढ़ रही है, एक स्टिम्युलस आया, एक फीडबैक आया जिसने उसको और बढ़ाया. एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल विच यू मे हैव लर्न इन योर 12th स्टैंडर्ड अबाउट द पार्चुरेशन रिफ्लेक्स थ्रू ऑक्सीटोसिन. Now you know that when the fetus and the placenta are fully mature, तो वहाँ से कुछ रिफ्लेक्स जाता है, फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स. फिर जो भी मदर है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलस मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. Now what does this oxytocin exactly do? Oxytocin will increase the excitability of the myometrium. Okay, the endometrium, जो यूट्राइन वॉल है उसके अंदर जो मायोमेट्रियम है उसके एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा एंड उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा इससे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन रिलीज. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिलता है. ये तब तक होगा until and unless the fetus is expelled, until and unless the fetal is expelled out. Okay, so this was the parturition reflex, which is one example of the positive feedback mechanism. Now going to the next mechanism, that is the LH surge. Now again, all these examples are actually a different topic in your physiology, which you will learn in that chapter in detail. So now just
Look at an overview. तो LH surge में क्या होता है? तो ovulation, you know that there are phases in the menstrual cycle, follicular phase, luteal phase, ovulatory phase. तो during ovulation क्यों होता है? Ovulation LH hormone, that is luteinizing hormone, के सर्च की वजह से होता है. तो इनिशियली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और वो फर्दर और इंक्रीज होता है. इतना इंक्रीज होता है कि देन देयर इज अ सर्ज एंड फाइनली उससे क्या होता है? ओव्यूलेशन हो जाता है. ओवम इज रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. नाउ नेक्स्ट इज दी हॉजकिन साइकिल. अगेन ये एक्शन पोटेंशियल के टॉपिक में तुम अच्छे से पढ़ने वाले हो कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है. यहाँ पर जस्ट रिमेंबर इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव साइकिल. तो होता क्या है, कुछ सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. सोडियम विल एंटर इनटू द सेल. इसके वजह से स्टिमुलस मिलेंगे और बहुत सारे सोडियम चैनल्स खुलेंगे. देन इट विल फाइनली रिजल्ट इनटू अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड देन देयर वुड बी डीपोलराइजेशन. इसके अलावा और एक एग्जांपल है एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. So this was all about positive feedback cycle, and this also completes with homeostasis. If it comes for a long answer or a short answer, you can write these notes, and don't forget to read your textbook, because that is the very important part. When you're studying physiology, you have to read your textbook. You can refer to these notes, you can write these notes in your exam, but you have to read your textbook for getting a better knowledge.